अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का एक क्वेश्चन है स्प्रिंग 2020 का ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन है, यानी कि रिवर्स वर्किंग तो नहीं कह सकते, बहरहाल इसमें कह सकते हो कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं बनानी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाए हुए हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बाद हमें जो है ना इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की मदद से ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ज़हरबा स्टेशनरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। अब आपके पास जो है ना वो परचेजेस डे बुक दी हुई है, और परचेजेस डे बुक जो है ना उसमें आपके पास जो है वो परचेजेस डे बुक में जो है वो नेम ऑफ सप्लायर दिए हुए हैं, सातपारा एंड कंपनी, रवि ट्रेडर्स और बलिस्तान ब्रदर्स। अब ये जो परचेजेस डे बुक है, परचेजेस डे बुक में आप जो है वो क्रेडिट परचेजेस को नोट करते हो, यानी कि अगर आपने किसी कस्टमर से क्रेडिट पर चीज़ें खरीदी हैं, किसी सप्लायर से सॉरी, तो ये उन परचेजेस की वैल्यूज़ होती हैं कि भाई मैंने सातपार एंड कंपनी से 1500 की चीज़ें परचेज़ करी, रवि ट्रेडर्स से 1714 रुपये की चीज़ें परचेज़ करी क्रेडिट पर, विच मीन्स की डबल एंट्री होगी परचेजेस डेबिट और रवि ट्रेडर्स क्रेडिट, या परचेजेस डेबिट सातपारा एंड कंपनी क्रेडिट, या परचेजेस डेबिट और बलिस्तान ब्रदर्स क्रेडिट। इसके बाद आपके पास सेल्स की डे बुक दी हुई है, सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमने चीज़ें बेची होती हैं, और वो भी क्रेडिट पर जो चीज़ें बेची होती है, जिसकी एंट्री होती है डेटा डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो स्कर्दू एंड सन्स, गिलगित लिमिटेड और किंजन एंटरप्राइजेस को जो चीज़ें बेची हैं क्रेडिट पर, उसकी यहाँ पर आपके पास डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आपके पास कैश बुक है। कैश बुक में कैश और बैंक से रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने पैसे आए बैंक में या कैश वो डेबिट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो आप पेमेंट्स कर रहे हो वो सारी पेमेंट्स क्रेडिट हो रही हैं। ठीक है, ये आपका 1 जनवरी का यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, और ये आपका 31 जनवरी का सीडी है, तो यही बीडी होगा, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास। सबसे पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है द पेटी कैश फंड वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द मंथ as at 31st of January 2020 petty cash balance in hand was 20,000। पेटी कैश का मतलब होता है कि कुछ आपने जो है ना वो कैश रखा हुआ होता है, छोटे मोटे चाय पानी के, छोटे मोटे कोई मेहमान आ गया इन एक्सपेंसेस के लिए, और वो जो पेटी कैश था उसका आपको बैलेंस दिया हुआ है 31 जनवरी का। इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेमेंट इंक्लूड्स 25,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ओनर्स प्रेमिसेस। अब देखिए ऊपर यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देखते हो ना, तो ये 67,000 की पेमेंट आ रही है, 67 और 30 ऊपर लिखे हुए हैं। तो इसमें से उससे बोलिए कि 25,000 तो ओनर की अपनी प्रेमिसेस की रिपेयर्स के लिए दिए थे। देखेंगे कि इसका भी क्या करना है। फिर लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 15,000, जो लोन की पेमेंट है उसमें 15,000 का इंटरेस्ट है। Checks issued to RT was presented to the bank in Feb. On 29th January 2020, goods costing 100,000 purchased from BB were found damaged and returned. A part of goods sold on cash to Haliji and Sons on 26th January for 70,000 were returned on 31st January, and the amount was due paid on 4th of Feb. Other assets and liabilities as at 1st January 2020 are as under: fixed assets, debtors, inventories, creditors, long-term loans. रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ एंडेड 31st of January 2020। प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स इज नॉट नेसेसरी, 15 मार्क्स। देखिए आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, और आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 जनवरी 2020 वाले दिन। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि उसमें आप जो है वो लिस्ट ऑफ सारे बैलेंसेस लिखते हो, यानी कि ऊपर जितनी भी चीज़ें उसके क्लोजिंग्स
आज एट 31 जनवरी 2020 मुझे मेंशन करने होंगे। तो मैं अपना ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करता हूँ बनाना। मैं थोड़ा सा तेज़ी से बनाऊंगा, फिर आप लोग जो है वो आराम से इसको जो है वो कॉपी करेंगे और फिर वापस से रीडू ज़रूर करेंगे। देखिए, ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और जितनी भी हमारे पास एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बैलेंसेस होते हैं। अब दो बैलेंसेस तो बड़े सामने सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वो पहले ही लिख देता हूँ। देखिए, ये कैश बुक बनी हुई है ना। कैश बुक पे आपके पास 31 जनवरी का बैलेंस लिखा हुआ है 480 और 167,000। तो ये कैश का और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। 31 जनवरी का बैलेंस है, तो कैश और बैंक पे तो कोई मसला ही नहीं है, और दोनों मेरे एसेट्स है, तो इनका ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आएगा। तो ये 480,000 और इसके फौरन नीचे जो है वो 167,000 आ रहा होगा। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये दो वैल्यूज़ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद अब हमें एक एक कर कर चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिस्ट डाउन करनी होंगी, लिखनी होंगी। तो वो हम करते हैं। हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार गो थ्रू कर ली थी, और जो मेरी यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसमें कुछ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ थी, कुछ गुड्स सोल्ड के बारे में ट्रीटमेंट थी। ये सारी ट्रीटमेंट जो है ना, ये हमें एक एक कर कर समझनी होंगी। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो सेल्स डे बुक है उसमें क्या अमाउंट आ रहा है। हम सेल से स्टार्ट करते हैं, चलें। आप चाहे तो आप परचेजेस से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो आप सेल से भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ जिस सीक्वेंस में डे बुक्स बनी हुई है, परचेजेस और सेल्स। चलिए, परचेजेस अगर देखते हैं हम तो आपके पास यहाँ पर जनवरी की क्रेडिट परचेजेस टोटल 4070 नज़र आ रही हैं। ये याद रहे कि परचेजेस डे बुक पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस होती हैं, और क्रेडिट की परचेजेस 4070 नज़र आ रही हैं मुझे। लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो कैश क्रेडिट सारी परचेजेस आती हैं, तो ये 4070 की क्रेडिट परचेजेस है। क्रेडिट परचेजेस जो होती हैं वो परचेजेस डे बुक पे जाती हैं। अगर कोई कैश की परचेजेस होती है तो वो कैश बुक में आती है, क्योंकि उसकी डबल एंट्री पास होती है, परचेजेस का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। तो मुझे यहाँ पर 5 जनवरी को 250 की कैश परचेजेस भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कोई परचेजेस से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नज़र नहीं आती। तो पहला क्लॉज पेटी कैश का है, दूसरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है, तीसरा लोन और इंटरेस्ट के बारे में है, चौथा जो है वो किसी को चेक इशू किया था उसके बारे में है, पांचवा जो है वो, हाँ, पांचवा परचेज के बारे में क्या, 29 जनवरी 2020 गुड्स कॉस्टिंग 100,000 परचेज फ्रॉम बीबी वर फाउंड डैमेज एंड रिटर्न। तो ये तो परचेज रिटर्न के बारे में लग रहा है। ऐसा आर्ट ऑफ कैश, ये भी मुझे परचेजेस के बारे में नहीं लग रहा, और ये तो बैलेंसेस है। तो परचेजेस की अमाउंट मेरे ख्याल में बड़े आसानी से आ सकती है। 4070 की क्रेडिट परचेजेस है, और कैश बुक में 250 की कैश परचेजेस है। कैश परचेजेस कैश बुक में आती है, तो ये 4320 टोटल बन जाएगा। और डेबिट साइड पर आती है परचेजेस की वैल्यू। अब हम सेल्स पर आ जाते हैं। देखिए, सेल्स के लिए सेल्स ड्यू बुक में अमाउंट आ रहा है 4937। ये 4937 का जो अमाउंट है ना, ये क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है। ठीक है, ये क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है, यानी कि क्रेडिट पर इतने रुपए की चीज़ें खरीदी गई हैं। इसके बाद अगर हम लोग कैश बुक में आ जाते हैं, तो कैश बुक पे हमारे पास जो है वो आपके पास 2 जनवरी वाले दिन सेल्स आ रही है 290 की। अब ये जो 2 जनवरी को सेल्स आ रही है 290 की, ये आपकी कैश की सेल्स होंगी। ठीक है, यानी कि आपने एंट्री पास करी होगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो आपके 290 ऐड कर दोगे। सही है। इसके अलावा और कोई हमें यहाँ पर सेल्स नज़र नहीं आती हैं।
हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। पेटी कैश फंड वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द मंथ एज एट 30, ठीक है, इसमें कुछ नज़र नहीं आता है सच। कहीं पर भी कोई परचेजेस से रेलेवेंट अगर चीज़ नज़र आ रही है, repairs and maintenance payment included 25,000 for repairs, payments of loan amount 15,000, check issued to RT। सेल्स से एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ, देखिए एक 26 जनवरी की भी सेल्स आ रही है 295 की। दो, हमारे पास दो कैश की सेल्स आ रही हैं, दो सेल्स आ रही हैं। एक तो आपके पास यहाँ पर 4937 आ रही थी, 4937 की एक क्रेडिट की आपके पास सेल्स आ रही थी, और उसके बाद आपके पास कैश बुक में एक 290 और एक 295, ये दो अमाउंट्स की सेल्स और आ रही थी। तो इसका मतलब आपकी टोटल सेल्स जो है वो 5522 होगी। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अब हमने परचेजेस लिख लिया, हमने सेल्स लिख लिया, ठीक है। अब हम सेल्स से और परचेजेस से रेलेवेंट जो लोग होते हैं, यानी कि सेल्स से रेलेवेंट हमारे डेटर्स होते हैं और परचेजेस से रेलेवेंट हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स की वर्किंग करते हैं, ठीक है जनाब। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो होती ही हैं ना सवाल में। अब अगर आपने नेट से किसी से परचेजेस करी है तो क्रेडिटर होगा, किसी को सेल्स करी है तो डेटर होगा। डेटर की वर्किंग कर लेते चले। यहाँ पर आपके पास जो है ना लिखा हुआ है अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज एट 1 जनवरी 2020 आर एज अंडर। फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, ट्रेड डेटर्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। ये आपके 1 जनवरी 2020 के बैलेंसेस हैं और 1 जनवरी 2020 में ट्रेड डेटर्स दिए हुए हैं 2423 के, ठीक है। देखिए अब आपके पास अगर ये वैल्यू दी हुई है ना, तो ये आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, 2423 का बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, यानी कि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। लेकिन ये 2423 का ओपनिंग बैलेंस है, ये 2423 का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपकी जो क्रेडिट की सेल्स है वो 4937 है, जो कि सेल्स डे बुक के टोटल से मिल रही है। और क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री अगर आप देखते हैं तो डेटर्स का अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो डेटर्स का अकाउंट अगर डेबिट होगा तो 4937 से ये वैल्यू मजीद इंक्रीज होगी। जो आपका 2423 का ब्रॉड डाउन था, आप अगर टी अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर 2423 आएगा, और अगर आपने क्रेडिट की सेल्स है आपकी, तो आप डेटर्स को डेबिट करोगे और सेल्स को क्रेडिट करोगे, तो वो फर्दर 4937 की एक और एंट्री पास होगी। इसके बाद अगर किसी से पैसे आए तो वो माइनस होंगे, पैसे आएंगे तो वो कैश या बैंक में आ रहे होंगे, यहाँ पर कहीं लिखे हुए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 जनवरी वाले दिन लिखा हुआ है GL नेट ऑफ 5% डिस्काउंट 1900, और दूसरा लिखा हुआ है SS 1590, ठीक है। अब जरा इसको समझिएगा कि ये GL क्या हो सकता है। देखिए GL होगा गिलगित लिमिटेड, जिसको हमने 2000 की चीजें बेची थी, उससे मुझे 1900 रुपये दिए हैं और साथ में लिखा हुआ है नेट ऑफ 5% डिस्काउंट। अब नेट ऑफ 5% डिस्काउंट का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर डेटर्स का टी अकाउंट बना ही देता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। देखिए मेरा जो ब्रॉड डाउन आ रहा था ना, यहाँ से 2423 का था। इसके बाद क्रेडिट की जो सेल्स थी वो 4937 की थी। इसके बाद GL ने मुझे जो है वो 1900 दिया, और ये 5% के डिस्काउंट के बाद है। अगर 5% के डिस्काउंट के बाद है तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर किसी से 100 रुपये रिसीव करने थे और मैंने उसको 5 का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने उससे 95 रिसीव किए होंगे। समझ रहे हो, किसी से अगर 100 रुपये रिसीव करने थे, मैंने उसको 5 का डिस्काउंट दे दिया, तो उससे मैंने 95 रिसीव करे होंगे। तो ये जो 1900 है ना, ये 95 के बराबर है। अब अगर मुझे ये ढूंढना है कि भाई टोटल उससे कितने रिसीव करने थे, तो ये 1900 जो है ये 95 हिस्से हैं, मैं इसको 95 से डिवाइड करूंगा। 1900 जो है वो 95 हिस्सों के बराबर है। 1900 नेट रिसीविंग है जो कि आफ्टर डिस्काउंट होगी, यानी कि 95 हिस्सों के बराबर है। तो 1900 के 95 हिस्से करे, एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी।
और 100 हिस्से ढूंढने हैं तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन रहा है 2000। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कस्टमर से जिसने मुझे 1900 दिए है ना, मैंने इससे 2000 रिसीव करने होंगे। 2000 का 5% ले लें। 2000 का 5% कितना बनता है? 2000 का 5% बनता है 100। मैंने इसको 100 का डिस्काउंट दिया और 1900 रुपये इसने मुझे दे दिए, यानी कि एंट्री जो पास हुई होगी ना, वो हुई होगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100, बैंक डेबिट 1900, और जो डेटर होगा रेलेवेंट उसको मैंने क्रेडिट किया होगा 2000 से। तो ये क्योंकि डेटर्स का अकाउंट है, तो यहाँ पर आपके पास एक तो डिस्काउंट अलाउड आएगा 100, और फिर आपने जो है ना वो 1900 रुपये रिसीव करें वो भी आएंगे। और उसके बाद एस यानी कि स्कर्दू एंड सन्स का बड़ा सिंपल है। 1800 रुपये की चीज़ें उनको बेची थी और उन्होंने अभी तक 1590 रुपये दिए हैं। ये भी हमारे पास बैंक पे आए हैं, नज़र भी आ रहे हैं, कैश बुक पे भी दिख रहे हैं। तो ये डेटर्स का अकाउंट जो है इसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है देख लेते हैं। ये आ रहा है कैरी डाउन 3770 का, और लाइक वाइज इसका जो ब्रॉड डाउन होगा वो भी 3770 का होगा। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर जो है ना वो 3770 आएगा। आप अगर ये टी अकाउंट नहीं बनाते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2423 का ओपनिंग बैलेंस था, 4937 की चीज़ें बेची, माइनस उसमें से कर लिया 1900 रुपये कैश मिला है, माइनस उसमें से कर लिया 1590 रुपये एक और कैश मिला है, माइनस उसमें से कर लिया 100 का मैंने डिस्काउंट दिया, तो बच कितने गए? 3770 अभी भी रिसीव करने हैं। इसी तरह से अब हम क्रेडिटर्स की सिमिलर वर्किंग करते हैं। क्रेडिटर्स के अकाउंट में आपका जो ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1800। ठीक है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग जो बैलेंस नज़र आ रहा है ना मुझे, वो नज़र आ रहा है 1800। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बना ही देता हूँ। इसका जो ब्रॉड डाउन आ रहा है वो है 1800। ठीक है, अब जितनी भी मैंने क्रेडिट पर परचेजेस करी होंगी विच इज़ 4070, इसकी डबल एंट्री होगी परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा परचेजेस और मैं लिख दूंगा 4070। ये मैंने चीज़ें परचेज करी। ठीक है, इसके बाद इनको अगर कोई पेमेंट करी है तो वो माइनस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर पेमेंट करी है सर, ये परचेजेस 250 आ रहा है। नहीं, देखो यहाँ पर क्रेडिटर का नाम नहीं है, यानी कि ये कैश की परचेजेस होंगी, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, ये एस सी नेट ऑफ 4% डिस्काउंट 1440, ये क्या है? एस सी देखते हैं। एस सी एट सात पारा एंड कंपनी का नाम है एस सी, यहाँ पर 1500 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1440 क्यों लिखा हुआ है और 4% डिस्काउंट क्यों लिखा हुआ है? देखिए, अगर इनको 100 रुपये पे करने होंगे ना तो मैंने 100 पे नहीं किए होंगे, बल्कि मैंने पे किए होंगे 96, है ना, 4 का डिस्काउंट मिला होगा। ये 1440 96 हिस्सों के बराबर है, क्योंकि ये नेट ऑफ डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू है। तो बिफोर डिस्काउंट वैल्यू निकालने के लिए 1440 जो है वो 96 से डिवाइड करेंगे, ये 96 हिस्से है, और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1500 रुपये रिसीव करने होंगे। 1500 का 4% इसने मुझे डिस्काउंट दिया, यानी कि 60 का, और 1440 इसने मुझे पे कर दिया। इस तरह का कुछ सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। तो अब अगर ऐसा है तो एंट्री क्या पास हुई होगी? सातपारा एंड कंपनी जो मेरा पेएबल था उसको मैंने डेबिट किया होगा 1500 से। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव जो है वो 60 है, और बैंक से जो पेमेंट हुई है वो 1440 है। तो ये वाला अकाउंट जो है इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर आएगा। आपने कंट्रोल अकाउंट्स के होपफुली लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें ये चीज़ें क्लियर हुई है, और बैंक जो है ना वो 1440 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये एक रिसीविंग हो गई। इसके अलावा और किसी से पैसे रिसीव है? और हमारे पास आरटी और बीबी के नाम से लोग थे। बीबी या आरटी आ रहा है कहीं? आरटी आ रहा है। कितना आ रहा है? 1378। तो इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? आरटी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर बैंक एक और पैसे हमने पे किए 1378 आरटी को। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। द पेटी कैश फंड वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द मंथ, repairs and maintenance, payment of loan, checks issued to RT was presented to the bank in Feb.
आरटी हमारा क्रेडिटर है और यहाँ पर फॉर्म में लिखा हुआ है द चेक इशू टू आरटी। आरटी को जो हमने चेक दिया था वॉज प्रेजेंटेड टू द बैंक इन फेब, वो बैंक में फरवरी के महीने में प्रेजेंट हुआ था। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, अगर वो बैंक में फरवरी के महीने में प्रेजेंट हुआ था तो ये हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एज अनप्रेजेंटेड चेक आ रहा होगा। और इस क्लॉज का जो सही ट्रीटमेंट है वो आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर से समझ सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अनप्रेजेंटेड है, आपने किसी को चेक दे दिया है ना, तो आपने तो एंट्री पास कर दी ना, आरटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब वो बैंक बाद में लेकर जाता है, उससे आपका कोई अभी एज सच वास्ता नहीं है, आपने अपने पास एंट्री पास कर ली है और उसमें कोई मसला नहीं है। 5 में on 29 January 2020 goods costing 100,000 purchased from BB were found damaged and returned। हाँ, ये आपका परचेज रिटर्न है। अब देखिए ऊपर आपके पास परचेजेस डे बुक और सेल्स डे बुक बनी हुई है, परचेजेस रिटर्न्स डे बुक या सेल्स रिटर्न्स डे बुक नहीं बनी हुई। तो आपको बुलेट 5 को खुद ही ऑटोमेटिकली अकाउंट करना होगा कि 29 जनवरी को आपने 1 लाख रुपए की चीज़ें बीबी से जो ख़रीदी थी वो डैमेज थी और वापस कर दी थी। और इसकी एंट्री क्या पास होगी, बीबी डेबिट 100,000 और परचेज रिटर्न क्रेडिट 100,000। अच्छा, परचेज रिटर्न से ऊपर नीचे कहीं पे भी कोई भी डिटेल्स नहीं है। अब इस एंट्री को हम क्रेडिटर्स के अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं एज परचेज रिटर्न 100। और जो बीबी का अकाउंट है, सॉरी पर ये क्रेडिटर्स का अकाउंट है, यानी कि बीबी भी इसमें शामिल है, तो ये तो हो गया। लेकिन एक और काम हम करते हैं, यहीं पर हाथ के हाथ जो है ना वो हम परचेज रिटर्न लिख देते हैं, भूल ना जाए। परचेज रिटर्न जो है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर परचेज रिटर्न होगी तो वो क्रेडिट साइड पर आ रही होगी। एग्रीड? तो हमने उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। एनीवेज, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र नहीं आती तो मैं अपने अकाउंट्स को बैलेंस करता हूँ। ये वाली साइड हो गई 5870, ये भी 5870 है। 5870 में से मैंने माइनस कर दिया 60, 1440, 1378 और 100, तो ये कैरी डाउन हो गया 2892 और यही यहाँ पर ब्रॉड डाउन होगा और ये भी 2892 ही होगा। सही है जी। तो 2892 के क्रेडिटर्स आ गए। सही है जनाब। अच्छा जी, अब हमने परचेजेस कर लिए हैं, डेटर कर लिए, क्रेडिटर कर लिए, सेल्स कर ली, परचेज रिटर्न कर लिया। ठीक है, अब देखिए इफेक्टिवली ये चीज़ या ये दोनों चीज़ें जो है ना वो अकाउंट फॉर कहीं ना कहीं हो गई हैं। अब हम एक काम करते हैं, कैश बुक से थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं। बैलेंस, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता, क्लोजिंग बैलेंस आता है, वो हमने लिख लिया है। सेल्स जो हमने करी थी वो हमने सेल्स में एंटर कर दी है, कैश सेल्स में। जीएल नेट ऑफ डिस्काउंट इसको अकाउंट फॉर कर लिया, एसएस को अकाउंट फॉर कर लिया, स्क्रैप सेल को अकाउंट फॉर नहीं किया। स्क्रैप सेल लिखा हुआ है 25। अब आखिर ये स्क्रैप सेल क्या है? क्या यहाँ पर इसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इधर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आती है। तो इसका मतलब हुआ क्या होगा, ये कैश बुक में डेबिट साइड पर स्क्रैप सेल अगर लिखा हुआ है 25, यानी कि बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ होगा। और स्क्रैप सेल मतलब कोई रद्दी होगी, कोई छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो मैंने बेची होंगी जिससे मुझे 25,000 मिले होंगे, और उसकी कोई कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर हम ज़ीरो कॉस्ट एज्यूम करते हैं तो 100% ये मेरी इनकम होगी। कोई कचरा होगा जो मैंने बेचा, बैंक में पैसे आए, बैंक डेबिट, और स्क्रैप सेल्स की इनकम क्रेडिट। तो ये होगा आपका स्क्रैप सेल इनकम क्रेडिट 25,000। ठीक है, इसके बाद और अगर आगे बढ़ते हैं तो बैंक 200 लिखा हुआ है, ये क्या होगा? देखिए कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है और रेफरेंस है बैंक, तो बैंक से ये यकीनन 200 निकले भी होंगे। ये 20 जनवरी है, ये देखें इसके सामने 20 जनवरी को कैश, और यहाँ पर 200। एंट्री क्या पास हुई होगी? एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी कि आप अपने बैंक गए होंगे और बैंक से आपने 200 रुपये निकाले होंगे। तो आपके पास बैंक के बैलेंस से कम भी हो रहे हैं और कैश के बैलेंस में इंक्रीज भी हो रहे हैं, और जो भी इसकी एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होगी। फिर 26 जनवरी वाले दिन सेल्स है 295 की, ये भी हमने सेल्स की वैल्यू में ऐड कर दी थी। अगर आप ये वाली वैल्यू देखोगे तो इसमें आपको एडेड मिलेगी। फिर क्रेडिट साइड पर आते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है बैंक अकाउंट का।
उसके बाद परचेजेस अकाउंट फॉर कर चुके हैं, SC भी हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं। यूटिलिटी बिल आ रहा है 98, यानी कि कोई यूटिलिटी का एक्सपेंस होगा, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश से पे किया होगा। इसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नज़र नहीं आती है, लिहाजा अगर इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आती है कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा और कैश क्रेडिट हुआ होगा, तो यूटिलिटी एक्सपेंस के अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 98 होगा, और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की डेबिट नेचर होती है। इसके बाद हमारे पास पेटी कैश पेटी कैश नज़र आ रहा है 50। अब देखिए पेटी कैश की एंट्री क्या पास होती है, गौर से सुनिएगा। पेटी कैश डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक से 50,000 रुपये निकाले और अपने ऑफिस के गले में रख दिए। अच्छा, ये पेटी कैश होता क्या है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस ऐसे कि जो ऑफिस पर इनकर हो रहे हो, उसके लिए जो है ना मैं अपने ऑफिस के गले में कुछ पैसे रख देता हूँ। तो इसी तरह से मैंने जो है वो बैंक से 50,000 रुपये निकाले और वो ऑफिस के गले में डाल दिए, और ऑफिस के गले में जब डाले होंगे तो मैंने एंट्री पास कर दी होगी पेटी कैश डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब वो जो 50,000 रुपये ऑफिस के गले में पड़े हुए होंगे, उससे किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं? पेटी कैश से छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से कोई दुकान है, उस दुकान पर कोई फ़कीर आ गया, उसको 10-15 रुपये दे दिए, ठीक है। कोई छोटा मोटा जो है ना वो, लेट से कोई मेहमान आ गए, उनके लिए चाय खरीद ली, चाय पानी वगैरह का खर्चा, ठीक है। कोई दुकान है जिसपे जो है वो, लेट से दुकान का हिसाब किताब हम कर रहे हैं, कोई छोटा सा जो है वो गारमेंट का स्टोर है, तो पेन पेंसिल रबर शार्पनर खरीदना था, स्टेशनरी थोड़ी सी खरीदनी थी, छोटी सी जो है वो एक क्या कहते हैं स्लिप बुक खरीदनी थी, ठीक है। या इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे हैं, या दोपहर का खाना खाने के लिए जो है वो सेल्समैन को जो है वो 50-100 रुपये 200 रुपये दे दिए, इस तरह के खर्चे होते हैं। तो मैंने बैंक से निकाल लिए और पेटी कैश में डाल दिए, और क्योंकि बैंक से निकाल कर पेटी कैश में डाल दिए तो अब वो इस्तेमाल हुए जा रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो 1 में लिखा हुआ है द पेटी कैश फंड वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द मंथ एज एट 31st of January 2020 पेटी कैश बैलेंस इन हैंड वॉज 20,000। देखिए आपने 50,000 रुपये निकाले बैंक से, गौर से सुनिएगा, मैं टी अकाउंट नहीं बना रहा। आपने 50,000 रुपये बैंक से निकाले, आपने पहली एंट्री पास करी पेटी कैश डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000। मैं रिपीट करता हूँ, आपने बैंक से 50,000 निकाले, आपने एंट्री पास कर दी पेटी कैश डेबिट 50,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000, यानी कि बैंक से 50,000 निकल गए और पेटी कैश या एक बॉक्स है, एक गल्ला है, एक दराज है, उसमें 50,000 आ गए। इसके बाद आपने जो है ना वो, इसका ख़ास हिसाब किताब रखा नहीं जाता, तो आपने जो है ना वो महीने के आखिर में देखा कि यार गले में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 20,000। ये कंपनी के लिए मामूली अमाउंट होगी 50,000, इसीलिए वो इसका ख़ास हिसाब किताब नहीं रख रही है। उस महीने के एंड में देखा यार 20,000 बच गए, तो इसका मतलब उसने ये बोला कि भाई हमने 50,000 निकलवाए थे और अगर 20,000 बच गए तो इसका मतलब 30,000 का खर्चा करा होगा, और 30,000 की एंट्री पास हो जाती है पेटी कैश एक्सपेंस डेबिट और पेटी कैश का अकाउंट क्रेडिट। तो अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास पेटी कैश है और एक आपके पास पेटी कैश एक्सपेंस है। पहले मैं पेटी कैश की वर्किंग करता हूँ। देखें, आपने जब 50,000 बैंक से निकाले तो आपने एंट्री पास कर दी पेटी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, पेटी कैश में या गले में 50,000 आ गए। फिर महीने के एंड में अगर 20,000 बचे हुए हैं तो 30,000 आपने खर्चे हैं, जो 30,000 आपने खर्चे हैं उसकी एंट्री पास होती है पेटी कैश एक्सपेंस डेबिट और पेटी कैश क्रेडिट। पेटी कैश को क्रेडिट करना यानी कि यहाँ से 30,000 माइनस करना, और ये 30,000 यहाँ पर खर्चा आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। अच्छा, फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखा हुआ है 67। कैश का तो ये तो हमने देख लिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 67 लिखा हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 67, इसका मतलब मैंने कैश से जो है ना वो 67 पे करे हैं, यूँ नज़र आ रहा है। लेकिन 2 में लिखा हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेमेंट इंक्लूड्स 25,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ओनर्स प्रेमिसेस।
इसी में से, इसी 67,000 में से 25,000 रुपये जो है वो ओनर की अपनी ज़ाती घर की गाड़ी की रिपेयर के लिए, या अपने कोई ज़ाती रिपेयर के, या उसके प्रेमिसेस के ज़ाती रिपेयर के थे। तो बिज़नेस का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस जो है वो 67 नहीं होगा। बिज़नेस का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस जो है वो 67 माइनस 25 होगा, क्योंकि इसमें से 25 तो उसके ज़ाती घर की रिपेयर्स का खर्चा था। समझ रहे हो? देखिए, आपने गलती से ये एंट्री पास कर दी है। आपने क्या किया, आपने जो है वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अकाउंट 67 से डेबिट करा हुआ है, और कैश का अकाउंट जो है वो 67 से क्रेडिट करा हुआ है। लेकिन अगर आप जो है वो इंफॉर्मेशन नंबर 2 देखते हो, तो इंफॉर्मेशन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेमेंट इंक्लूड्स 25,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ओनर्स प्रेमिसेस। इसमें से 25,000 रुपए की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है वो ओनर की अपनी प्रेमिसेस की हैं, लिहाजा मैं ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा। 25,000 से, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को जो है वो 25,000 से क्रेडिट करूंगा। इससे ये होगा कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अकाउंट जो 67 पर है अभी, उसको 25 से क्रेडिट करेंगे तो वो 42 पर आ जाएगा। और ड्राइंग्स जो है ना, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे 25,000, बिकॉज वो 25,000 बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो हमारी ड्राइंग्स है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगली चीज़ क्या है, लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है 100, और ये लॉन्ग टर्म लोन जो है वो बैंक के क्रेडिट साइड पर आ रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट से पैसे निकले हैं। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1 2 नहीं, 3 में है, पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000। एक इन्फॉर्मेशन ये है लोन के बारे में। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग लॉन्ग टर्म लोन जो था ना वो 800,000 का था। ठीक है, ओपनिंग जो लॉन्ग टर्म लोन था वो 800,000 का था। तो 800,000 का हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग आ रहा था। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000। यानी कि ये जो आपकी लॉन्ग टर्म लोन की 100 की पेमेंट नज़र आ रही है, इसमें से 15,000 जो है वो लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट है। तो अब दो चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं, एक तो लिखते हैं लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि लायबिलिटी है। साल के शुरू में कितना था? साल के शुरू में 800 था। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो हमारे पास जो है वो ओपनिंग 800 था, और लॉन्ग टर्म लोन जो है उसकी ये जो 100 की पेमेंट हुई है, इसमें से 15,000 तो इंटरेस्ट के पे किए हैं। तो इफेक्टिवली आप 100 यहाँ से माइनस नहीं करोगे, 85 माइनस करोगे, क्योंकि आपका जो लोन है ना वो 85 से कम हुआ है, 100 से कम नहीं हुआ। ठीक है, 800 का टोटल लोन था। 800 के लोन में से हम 800 के लोन में से हम 85 माइनस करेंगे, क्योंकि 15 जो पे किया है वो तो इंटरेस्ट पे किया है, तो ये 715 हुआ। और बाकी जो 15,000 होगा उसका क्या होगा, बाकी 15,000 जो है वो इंटरेस्ट था, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 15 आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 100 जो लिखा हुआ है ना, 100 में से 85 लोन की रीपेमेंट है। तो 800 का लोन था, 85 की रीपेमेंट है, तो अब लोन बच गया 715 का। और बाकी जो आपने 15 पे किए हैं वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, जिसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होनी चाहिए, सॉरी बैंक क्रेडिट होनी चाहिए। इस 85 की एंट्री क्या पास हुई है, लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 85, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 15। ठीक है जी, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन भी हो गया। अच्छा, उसके बाद और कुछ है?
अब यहाँ पर आरटी लिखा हुआ है, अकाउंट फॉर हो गया है, पेटी कैश भी देख लिया, रिप्रेजेंट मेंटेनेंस भी देख लिया, पेमेंट और लोन ये भी हो गया, चेक्स इशूड भी हो गया, गुड्स कॉस्ट, ये रिटर्न आउटवर्ड्स ये भी देख लिया। 6 नहीं देखा। 6 में लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश टू हालेजी एंड सन्स ऑन 26 जनवरी 2024 रुपीज 70,000 वर रिटर्न्ड on 31st of January 2020 and the amount due was paid on 4 Feb। यानी कि जो मैंने हाली जी को चीज़ें बेची थी एज पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश टू हाले जी एंड सन्स ऑन 26 जनवरी 2020 फॉर 70,000, मैंने 26 जनवरी वाले दिन यहाँ पर देखें, इस चीज़ को गौर करें, एज पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश बोला है तो यहाँ पर नहीं नज़र आएगा, बल्कि ऑन कैश टू हालीजी एंड सन्स, यहाँ पर ये जो 26 जनवरी की 295,000 की सेल्स थी, इसमें से 70,000 रुपये की चीज़ें जो थी वह रिटर्न ऑन 31 जनवरी, वो इन्होंने 31 जनवरी को मुझे वापस कर दी, रिटर्न कर दी। यानी कि सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए एंड द अमाउंट ड्यू वाज पेड ऑन 4 Feb 2020। और जितना अमाउंट ड्यू था वो मैंने उससे वादा किया कि मैं आपको 4 फरवरी को पे कर दूंगा। अब देखें यहाँ पर ये थोड़ी सी जो है ना वो एबनॉर्मल एंट्री है। एबनॉर्मल इस लिहाज से है कि नॉर्मली जब सेल्स रिटर्न होती है ना, इस एंट्री को ज़रा समझिएगा, नॉर्मली जब सेल्स रिटर्न होती है ना तो हम एंट्री पास कर देते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट। नॉर्मली जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम एंट्री पास करते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर जो है ना उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि हम डेटर को क्रेडिट करें। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने तो हमसे कैश पर चीज़ें खरीदी थी। इसने क्या किया था, इसने 26 जनवरी को हमसे जब चीज़ें खरीदी थी तो हमने एंट्री पास कर दी थी कैश डेबिट 295, ठीक है, और सेल्स क्रेडिट 295। अब ये चला गया, कुछ दिनों बाद ये आया और उससे बोला यार इसमें से 70,000 रुपये की चीज़ें सही नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ तो मुझे कैश दो। अब अगर एक 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 पॉसिबिलिटी ये होती कि ये 70,000 रुपये की चीज़ें वापस लेकर आता, मैं एंट्री पास करता सेल्स रिटर्न डेबिट 70,000 और मैं इसको कैश दे देता, कैश क्रेडिट 70,000। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मैंने इसको बोला तुम चीज़ें आज वापस कर दो सेल्स रिटर्न डेबिट, लेकिन मैं तुम्हें कैश जो दूंगा ना वो मैं दूंगा 4 फरवरी को। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं एंट्री पास करूंगा सेल्स रिटर्न डेबिट 70,000। किसी ने मुझे 70,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं, अब मैं लायबल हूँ इसको पे करने के लिए, तो मैं अदर पेएबल का एक अकाउंट ओपन कर दूंगा और मैं उसमें लिख दूंगा 70,000। और फिर 4 फरवरी को जब मैंने इसको पेमेंट करी होगी तो मैं एंट्री पास करूंगा अदर पेएबल डेबिट 70,000 और कैश क्रेडिट 70,000। इसको ज़रा आप पॉज कर समझिएगा इस सिनेरियो को। अब ये वाली एंट्री तो अभी हम पास नहीं कर रहे क्योंकि हम 4 फरवरी नहीं, हम 31 जनवरी वाले दिन का हिसाब किताब कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न डेबिट और अदर पेएबल क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एक सेल्स रिटर्न आ रहा होगा, सेल्स रिटर्न 70,000 और अदर पेएबल क्रेडिट 70,000, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या बच गया हमारे पास जिसकी हम एंट्री पास कर सकते हैं। हम ज़रा इन वर्किंग्स को पुश डाउन कर दें थोड़ा सा। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब अदर एसेट्स में आता है, अदर एसेट्स में फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं नेट कॉस्ट 1.6 मिलियन की और ये 1254, यानी कि ये नेट बुक वैल्यू होगी। तो अगर हम चाहें तो फिक्स एसेट्स को नेट बुक वैल्यू पे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट अलग लिख देते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग लिख देते हैं। फिक्स कॉस्ट की जो कॉस्ट है वो है 1600 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस होती है ना, तो वो 346 है। इसके बाद और क्या आएगा भाई? यहाँ से तो मुझे लगता है हमने सारी चीज़ें देख ली हैं एक एक कर कर। अच्छा हाँ,
ये इन्वेंट्री आ रही है 850 की, लेकिन सर ये तो ओपनिंग है। देखिए, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में परचेजेस वगैरह आ रहा है तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री ही आती है। आप जो है वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे हो तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर लिखी हुई है 850, ये आ जाएगी। सही है। उसके अलावा और क्या आएगा सर? उसके अलावा आपको याद है, आपने जो है वो डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया था, उसका भी टी अकाउंट होगा, और डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड आएगा। और फिर आपने किसी से डिस्काउंट रिसीव भी किया था, तो आपका डिस्काउंट रिसीव भी आएगा, वो आपकी इनकम है। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा आपके पास जो है ना वो ओपनिंग कैपिटल आता है ना, ओपनिंग कैपिटल आता है। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल किस तरह से आएगा? देखिए, कैपिटल कैसे आता है, हमें पता है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ऐसा ही है ना। और अगर हमें 1 जनवरी का कैपिटल ढूंढना है तो 1 जनवरी के सारे एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज, ऐसा ही होगा। ठीक है ना। अब पहले देखते हैं कि 1 जनवरी वाले दिन के सारे एसेट्स कितने हैं। देखिए, ये आपके पास फिक्स एसेट्स नेटबुक वैल्यू पर आ रहे हैं, ये आपके एसेट्स हैं 1254। उसके बाद फिर आपके पास ट्रेड डेटर्स आ रहे हैं ओपनिंग 2423 के, 2423। उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री आ रही है 850 की, 850। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स और लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, ये तो लाइबिलिटीज है। और कोई एसेट होगा? बिल्कुल। आपके पास कैश बुक बनी हुई आ रही है, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है, 110। ये भी आपका एसेट है, तो प्लस 110। अच्छा, लाइबिलिटीज की बात करते हैं। ओपनिंग की लाइबिलिटीज में आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स आ रहा है 1800, लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है 800। ठीक है। और कोई लाइबिलिटी अगर हम बैंक का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं तो वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है 180, विच मींस ये भी लाइबिलिटी है। तो 3 लाइबिलिटीज हैं आपके पास। अब ज़रा इसको ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज करते हैं, 1857 आता है, 1857। ठीक है जनाब। अब फाइनली हम बिस्मिल्लाह कर कर इसको बैलेंस करते हैं। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ली हैं। और अब हम यहाँ से ये टोटल मैच कर जाना भाई, ये मैच कर रहा है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस की जो फुटिंग है, अगर आपने कोई एरर नहीं किया तो वो फुटिंग जो है वो लाजमी तौर पर टेली कर रही होगी, मैच कर रही होगी, और वो यहाँ पर मैच कर रही है। ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनली सही आंसर है, और ज़बरदस्त काम हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाजमी तौर पर आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। इस पर डिस्काउंट्स की एप्लीकेशन भी है, कैश बुक भी है, परचेजेस डे बुक, सेल्स डे बुक, सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी हैं, कुछ डबल एंट्रीज भी हैं, कुछ एरर्स भी हैं, और बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, थैंक यू।